बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? तो वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। दानिश भाई, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ यूएसएस गिराल्ड जो है, वो ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ जाना शुरू हो गया है और पूरी दुनिया में सर इस बात का बड़ा मज़ाक बनाया जा रहा है। ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस जंग को हार चुका है, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा त्यारा बरदार जहाज़ था और इसका वापस जाना या पीछे जाना, इसका मतलब ये है कि ईरान ने बहुत बड़ा जो है सेटबैक दिया है अमेरिका को। सर, आप क्या देख रहे हैं? आपने तो ये प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी जब ये जंग बहुत इनिशियल स्टेज पे थी कि अमेरिका को भारी नुकसान होगा। सर, ये नुकसान जो ये इतना बड़ा सेटबैक हुआ है, दुनिया में इमेज खराब हो रहा है अमेरिका का, ये अब मज़ीद किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? अमेरिका को मज़ीद क्या नुकसान हो सकता है इस पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई चाल खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अगर पीछे जा रहा है और ये कोर्ट पे जा रहा होगा, माइट भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो छोड़ के ऐसे भागेंगे और इतनी जल्दी भागेंगे। ये सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं लगता। सितारों की रोशनी में मामलात मजीद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे बेहतरी के नहीं लग रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इन द एंड अगर आप बोलें कंक्लूजन की तरफ, तो बातें आपको यही मिलेंगी कि अमेरिका को डिफीट हुई है। ये क्लियर है। ओके सर। अच्छा सर, हुआ ये है कि तमाम नेटो ममालिक ने भी इनकार कर दिया है अमेरिका का साथ देने का, और चीन से रिक्वेस्ट की थी स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से कि हम मैंने आपका आपके मुल्क का दौरा करना है आइंदा चंद दिनों में, तो आप हमारी स्पेशल मदद करें और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, उसको खोलने में हमारी हेल्प करें। चीन ने भी इनकार कर दिया और आज फ्रांस ने भी कह दिया कि हम बिल्कुल आपकी मदद नहीं करेंगे, ना ही अपनी वारशिप आपके लिए भेजेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपने जो एटॉमिक एसेट्स हैं, उनकी तादाद को बढ़ाएँगे, क्योंकि अमेरिका किसी मुल्क की ज़मानत नहीं दे सकता कि हम इसकी हिफाज़त करेंगे। सर, ये जो अमेरिका को डिप्लोमैटिक लेवल पे इतना बड़ा सेटबैक हो रहा है, अमेरिका का इमेज खराब हो रहा है, इसकी क्या वजह है? एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या ऐसी स्टार्स की पोज़ीशन देख रहे हैं कि अमेरिका को इस लेवल पे नुकसान पहुँच रहा है? ये तो अभी शुरुआत है दानिश भाई, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये जो एक कंजंक्शन हुआ था 20 से 26 के दरमियान में, ये हज़ारों साल, कम से कम 2 से 250 साल के बाद होता है। तो ये 250 साल के बाद जो है, जैसे मैंने बहुत दफ़ा बताया आपको, सुपर पावर के जो सर्कल है, वो चेंज होने आ रहा है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, तकलीफ आएगी और कोई नया सुपर पावर मुल्क आपको नज़र आएगा। फिलहाल के लिए ये इतनी जल्दी नहीं होगा, जितना जल्दी आप समझ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि ये होने वाला है। ओके सर। अच्छा सर, एक और सरप्राइज़िंग चीज़ ये हुई है कि ईद उल फ़ितर पे और रमज़ान की मुनासबत से हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ शुरू हो चुका है अफ़गानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान ने कई जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया, उसको सर मुलतवी कर दिया गया है उस ऑपरेशन को। आप क्या देख रहे हैं? ईद के बाद इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा या इस ऑपरेशन की शिद्दत में कोई कमी आती देख रहे हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं सर, ये अभी जल्दी नहीं खत्म होना। ये बात आप ज़हन में रखें। ये मुलतवी हुआ है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन ये डेफ़िनेटली मुलतवी इसी वजह से है, जो एस्ट्रोलॉजिकली लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं और मसरूफ़ होने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डेफ़िनेटली सितारों की रोशनी में मुझे बहुत क्लियर, बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हम बहुत सी जगहों पे फँसे हुए हों। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आने और वाले ईद उल जो फ़ितर बाकी। जी। सर, ईद उल फ़ितर वजह बताई जा रही है कि ईद उल फ़ितर है, तो ईद की वजह से अभी पोस्टपोन कर रहे हैं इसको। तो सर, यूँ तो फिर अमेरिका भी, ईरान भी तो मुस्लिम कंट्री है, वो भी तो ईद उल फितर के लिए अपने मिसाइल हमले रोक सकता है। ये मैं ग्राउंड रियलिटी को नहीं चैलेंज कर सकता, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जायचे के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से बात कुछ और है। ओके सर। अच्छा सर, डीजीआईएसपीआर की तरफ से फर्स्ट टाइम इस तरह कहा गया है, पहले इस तरह के बयान नहीं आए जब से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ नया महाज शुरू किया है, कि उन्होंने ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है उससे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अफ़गानिस्तान के पनाह में जितने भी दहशतगर्द हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। आप क्या देख रहे हैं, जो ये मुज़ाकरात का हाथ आगे बढ़ाया है, क्या अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें कोई मस्बत रद्द-ए-अमल मिल सकता है, या फिर बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जा सकता है, या फिर जंग ही देख रहे हैं आप इस साउथ एशिया में भी और मशरिक़ वस्ता में? सर, मुश्किल लगता है। अगर ये वापस जो मुज़ाकरात, पिछले साल मुज़ाकरात
और वापस मुज़ाकरात करेंगे तो मैं यही कहूँगा अल्लाह करे अच्छा ही हो, लेकिन बज़ाहिर मैं जंग के हालात देख रहा हूँ और ये कंटिन्यू रहेगी कोई अच्छी खासी लंबे अरसे तक के लिए। तो ये बता दें कि खान साहब की सेहत के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आज बुशरा बीबी की मौजूदगी में इमरान खान साहब की मुतासरा आँख का चेकअप किया गया। क्या खान साहब की सेहत आपको ठीक दिखाई दे रही है वक़्ती दर्जे के मुताबिक, या फिर उसमें इन्फेक्शन की जो सिचुएशन है अभी भी मौजूद आपको दिखाई देती है? सर ये अक्टूबर तक बेहतर होती हुई ज़रा कम ही दिखाई दे रहा है मुझे माह इनकी सेहत के मसले चलते रहेंगे अक्टूबर तक। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% ये रिकवर हो गए हैं, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ज़ायचे के हिसाब से इनकी सेहत में प्रॉब्लम है यार। ओके सर। अच्छा सर, फ़ारूक सत्तार हैं एमपीएम के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म से हमने गवर्नर सिंध की जो तब्दीली है, उसके फ़ैसले पे नज़रख़ानी की दरख्वास्त की है। सिंध में नए गवर्नर आ गए हैं, निहाल हाशमी उनका नाम है, और एमपीएम इससे बड़ी नाराज़ है, और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी चेंज होने वाली है, कोई बड़े लेवल पे। वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे बताया जा रहा है, कोई नया चेंज हो सकता है, कोई तब्दीली हो सकती है। आपको भी इस तरह कोई चेंज दिखाई देता है कि शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाए, या कोई किसी और गवर्नर को हटा दिया जाए, ऐसी चेंज दिखाई देती है पाकिस्तान की सियासत में? सर मुझे तो बहुत कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। अभी आप रुकें तो सही, 2-3 महीने में बहुत कुछ बदलेगा। हालात की वजह से और मामलात बहुत बहुत ही नए एंगल में नज़र आएँगे आप। ये तो बहुत छोटी-सी बात है कि बड़े लेवल पे चेंज है, लेकिन हालात, वाक़यात बहुत कुछ बदलने वाला है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमें बता दें कि पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात दिखाई दे रहे हैं ईरान की जंग के? क्या अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक ऑयल टैंकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़र चुका है और पाकिस्तान आ चुका है, और ये साउथ एशिया में आने वाला पहला बताया जा रहा है कि टैंकर है जो पाकिस्तान ने हासिल किया है। पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, ईरान ने इजाज़त दी है पाकिस्तान के जहाज़ को गुज़रने की। क्या अब यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें नीचे आएँगी? मईशत अपने ट्रैक पे वापस आएगी? क्या देख रहे हैं? सर ये 1 क्या 10 भी लेकर आ जाएँ, इनके प्राइस अब नीचे नहीं आने वाला है। अनफॉर्च्यूनेटली अप्रैल में बहुत महँगाई नज़र आती है। अब देखते हैं, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन प्राइस बहुत ऊपर जाएँगे, याद रखिएगा। मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेडिक्शन ली थी, आपने बताया था कि ईरान से कोई ख़बर-ए-गम आपको मिल सकती है, और आज ऐसा ही हुआ है सर। एक बड़ी शख्सियत ईरान की कौमी सलामती कौंसल के जो सरबराह थे, उनके हवाले से खबर कन्फर्म हो चुकी है। पहले सिर्फ़ इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था, और आज बाकायदा ईरान ने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया है कि अली लारजानी जो हैं, वो सर इसराइल के हमले में जाँ बहक हो चुके हैं। और सर इससे भी अहम एक बड़ी खबर ये है कि ईरान ने रिटेलिएट किया है, इसराइल पे हमला किया है, और आज तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है, और 200 से ज़ायद अफ़राद के हवाले से बताया जा रहा है, इसराइली जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं। सर, आपने प्रेडिक्शन की थी कि अगले 2 या 3 दिन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, इसमें कुछ ख़तरनाक हमले हो सकते हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो सकती हैं। और आपने ये भी बताया था कि अगर 18 तारीख के बाद भी मामलात इसी तरह रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम तीसरी जंग अज़ीम के दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ईरान ने जो आज तक का सबसे बड़ा हमला किया, इसके क्या नताइज निकल रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि अब ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी। एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या देख रहे हैं? काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, आपको अभी से लग रहा है, मुझे 15 तारीख से जो है इसका डर शुरू हो गया था, क्योंकि 15 तारीख के बाद मैं बड़ा होपफुल था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि 15 तारीख के बाद से इस जंग में थोड़ी-सी कमी आना शुरू हो जाएगी और जो मामलात है सेटलमेंट की तरफ जाएँगे। नो डाउट एक बिल्कुल हवा का हल्का-सा झोंका आपको 11 तारीख को मिला था, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अब हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं और हम इसको वाइंड अप करेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगता है चीज़ें और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, और जहाँ हम 19 में पहुँचे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये जो 4 दिन हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये 4 दिन बड़े खतरनाक हो सकते हैं। ये 4 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ मिलेंगी और सरप्राइज़िंग न्यूज़ मिलेंगी। ये बात भी याद रखिएगा, बड़ी न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि बड़ा हमला हो जाए। सरप्राइज़िंग न्यूज़ में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, 2-4 ममालिक ईरान के अगेंस्ट में नज़र आते हैं मुझे। इसकी वजह से इसमें बहुत हद तक जो इस वक़्त करंट सिचुएशन को देखें, इसमें ऐसा ही लगता है कि कोई अरब ममालिक इनके सामने आने वाला है और वो इनके ऊपर रिटेलिएट करेंगे और मामलात मज़ीद बिगड़ जाएँगे। तो ये यहाँ से जो टाइम है 29 मार्च का, ये बस ऐसा ही चलेगा। कुछ अच्छी ख़ास अच्छी न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रही।
अल्लाह करने वाला है। अल्लाह करे ईद से पहले ये चीज़ें किसी तरह कुछ बेहतर हो जाएं। ईद भी खैर सर पर ही है। बज़ाहिर लग नहीं रहा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम फजल कर। ओ ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।